केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। प्रहार में सबसे पहले बात ट्रंप की विस्तारवादी नीति की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नीति तो चीन की है जो विस्तारवाद करती है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें पीछे नहीं है। वो दुनिया भर में अपनी तानाशाही चाहते हैं, तभी तो वो कभी यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो कभी ईरान पर। ट्रंप भले ही वहां तक अमेरिका का विस्तार ना कर पाए, लेकिन अपनी ताकत का विस्तार जरूर कर सकते हैं। तभी तो अब ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है और इस ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा जमाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसी वजह से अब अमेरिका और यूरोपीय देश आमने सामने आ गए हैं। अब ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप ने कौन सी हद पार कर दी है, प्रहार में विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं एक तरफ ट्रंप वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को लेकर पहले से ही कई देशों के टारगेट पर है, तो दूसरी तरफ अब ट्रंप की भड़काई हुई आग ईरान को जलाने के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान में खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर खामनेई के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबा देना है। और यही वजह है कि ईरान में लगातार विद्रोह की आग भड़कती जा रही है। अमेरिका लगातार ईरान को धमकियां दे रहा है कि अगर ईरान में जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। हालांकि ईरान ने भी यह साफ कर दिया है कि ईरान अमेरिका के किसी भी दबाव में नहीं आएगा, लेकिन अमेरिका इसके लिए मिडिल ईस्ट के देशों का सहारा ले सकते हैं। सहारा इसलिए क्योंकि कई देशों पर अमेरिका के बेस बने हुए हैं। ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। ईरान क्यों जल रहा है, अमेरिका का हाथ इसमें कैसे है। प्रहार में आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उनके अंदर ग्रीनलैंड को लेकर बदले की आग सुलग रही है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की जो कब्जा नीति है उसने यूरोप और अमेरिका को आमने सामने ला दिया है। ट्रंप के दिमाग को एक ही कीड़ा काट रहा है और वो है एक्सटेंशन की पॉलिसी, जो बुरी तरह हावी हो चुकी है। ट्रंप अपनी ताकत से पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं। अब उनकी हिट लिस्ट में ग्रीनलैंड भी आ गया है और ग्रीनलैंड पर आज से नहीं, पिछले करीब 20-25 दिनों से ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं। कई ऑफर दे चुके हैं, धमकियां दे चुके हैं। ट्रंप किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को हड़पना चाहते हैं और अब इसे लेकर यूरोपीय देशों के साथ जंग के हालात तक बन चुके हैं। अमेरिका के खिलाफ यूरोपीय देश एकजुट हो गए हैं, तो ये साफ है कि अगर ग्रीनलैंड पर दखलंदाजी बढ़ती है तो जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश अमेरिका पर सैन्य पलटवार करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के सामने ये देश कितना टिक पाएंगे। ये देश एक साथ आएंगे या कई देश इनके साथ होंगे और अमेरिका पर हमला करने की तैयारी करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने यह साफ कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वो ग्रीनलैंड को किसी भी तरह से अपने कब्जे में लेकर रहेंगे। ग्रीनलैंड इसलिए क्योंकि ट्रंप का ये दावा है, ट्रंप का ये कहना है कि अगर अमेरिका पर ग्रीनलैंड का कब्जा नहीं होता है तो रूस या चीन उस पर अपना अधिकार कर सकते हैं, जो अमेरिका की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदकर अमेरिका में मिलाना चाहते हैं और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पहले तो उन्होंने सैन्य हमला करके ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात उछाली, हालांकि उनके साथी नाटो देश की इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब ट्रंप ने एक कदम बढ़ाते हुए मिशन ग्रीनलैंड में रोड़ा बनने वाले यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं मिली तो टैरिफ 25% तक बढ़ सकता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका सभी देशों को अपनी टैरिफ नीति से दबाना चाहता है। पहले अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, अगर रूस से तेल खरीदता है तो भारत के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया तो भारत पर टैरिफ लगाया गया, जिसका नुकसान भारत को नहीं बल्कि अमेरिका को ही हुआ है। और इस वजह से अमेरिका में
इस वजह से अमेरिका में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। टैरिफ का बढ़ाने का कारण है ये। अमेरिका को ऐसा लगा था कि टैरिफ लगाए जाने से भारत पर कोई असर पड़ सकता है, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। असर अमेरिका पर हो रहा है। लेकिन अब दूसरे देशों पर यानी यूरोपीय देशों पर जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, उसका किस पर कितना असर होगा या जो ऐलान किया है कितना असर होगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि अमेरिका जो यूरोप पर दबाव लाना चाहता है, अमेरिका यूरोप को दबाव में लाना चाहता है, उसके मायने क्या हैं? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी, ये सभी देश एक साथ हो गए हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड पर बिल्कुल ये देश नहीं चाहते हैं कि अमेरिका का दबदबा हो, अमेरिका दबाव बनाए या अमेरिका उसे खरीदकर अपने साथ लेकर आए। तो ये देश एक साथ आ सकते हैं और यही वजह है कि अमेरिका यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इन देशों के खिलाफ ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में इन देशों पर 10% टैरिफ तो बढ़ेगा ही, लेकिन अगर ये नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में इनके खिलाफ 25% टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। राजनीतिक मुद्दों पर यूएस उलझाना चाहता है। मायने इसके ये हैं, यानी जो टैरिफ बढ़ाने की बात कही जा रही है, दबाव की बात कही जा रही है, इसका मतलब सिर्फ ये है अमेरिका में यूरोपीय सामान महंगा होगा, साथ ही यूरोप पर आर्थिक बोझ, व्यापार में तनाव बढ़ेगा। इसका मतलब यह भी है, यानी जिन देशों पर दबाव बनाने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, उससे अमेरिका को तो खुद नुकसान होगा ही, लेकिन साथ ही साथ जिन देशों पर दबाव बना रहा है उन देशों में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा और ज्यादा बढ़ सकता है। सुनाते हैं आपको कि ट्रंप ने इन देशों को लेकर क्या कहा है, टैरिफ को लेकर, दबाव बनाने को लेकर। Greenland should make the deal because Greenland does not want to see Russia or China take over. They don't go there. It's very far away from Greenland. And Greenland, basically, their defense is 2 dog sleds. Do you know that? You know what their defense is? 2 dog sleds. वहीं ग्रीनलैंड पर ट्रंप की तरफ से बार बार ऐलान किया जा रहा है। ग्रीनलैंड पर बढ़ते तनाव के बीच डेनमार्क ने भी ट्रंप को आंखें दिखाई हैं। डेनमार्क ने आर्कटिक द्वीप पर अपनी सैन्य तैयारियों को तेज कर दिया है। डेनमार्क के 2 F-35 फाइटर जेट ने फ्रांस के MRTT टैंकर एयरक्राफ्ट के साथ दक्षिण पूर्वी ग्रीनलैंड के ऊपर उड़ान भरी है। ये ट्रेनिंग मिशन ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका लगातार हमले की धमकियां दे रहा है। अमेरिका लगातार ये दबाव बना रहा है कि अमेरिका के रास्ते में कोई भी देश ना आए। यही वजह है कि डेनमार्क ने ट्रंप को आंखें दिखाई हैं और ट्रंप भी अपनी ताकत लगातार दिखा रहे हैं। तो ग्रीनलैंड पर अब अमेरिका के खिलाफ नाटो की तैयारी तेज हो चुकी है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ट्रंप के खिलाफ जंग की तैयारी कैसी होती है और कैसे ये तैयारी की जा रही है इन देशों की तरफ से। अमेरिका और नाटो देश आमने सामने आ चुके हैं। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस पर एक्टिव हुए हैं नाटो देश। स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे ने ग्रीनलैंड में सेनाएं भेजी हैं। इन देशों की सेनाओं ने ग्रीनलैंड में मोर्चा संभाला है। कई देश ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में भी अपनी सेनाओं को भेजेंगे, तैयारी कर ली गई है। डेनमार्क और फ्रांस ने यूएस के खिलाफ सैन्य अभ्यास किया है। F-35 और फ्रांस के फ्यूल विमानों ने अपनी शक्ति दिखाई है, शक्ति प्रदर्शन किया है। राफेल के साथ रिफ्यूलिंग एक्सरसाइज भी की गई है। एक्सरसाइज के दौरान खुद राष्ट्रपति मैक्रो मौजूद रहे। नाटो सेनाएं अब संयुक्त अभ्यास करेंगी और हमले के जवाब के लिए मिलकर तैयारी की जा रही है। यानी अमेरिका की ओर से अगर इन देशों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और हमले को लेकर कोई भी कोशिश की जाती है तो नाटो देश एक साथ आएंगे और अमेरिका को जवाब देंगे। वहीं डेनमार्क को लेकर व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड की रक्षा डेनमार्क नहीं कर सकता है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। Tiny country with a tiny economy and a tiny military. They cannot defend Greenland. They cannot control the territory of Greenland. Under every understanding of law that has existed about territorial control for 500 years, to control a territory, you have to be able to defend a territory, improve a territory, inhabit a territory. Denmark has failed on every single one of these tests. तो अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अपनी नजरें इतनी टेढ़ी कर दी हैं कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है।
यहाँ के रेयर अर्थ मिनरल को बचाने के लिए सारे यूरोपीय देश लग गए हैं, लेकिन ट्रंप की नजर कैसे बस इस पर टिकी हुई है। इसे पाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। ग्रीनलैंड पर अमेरिका लगातार अपना दबाव बना रहा है। अमेरिका ग्रीनलैंड में स्थायी सैन्य मौजूदगी बढ़ाएगा, ये कहा जा रहा है। आर्कटिक अब नया कोल्ड वॉर जोन बन सकता है। यूरोपियन यूनियन अपनी आर्कटिक नीति मजबूत करेगा। संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करने की होड़ लगी हुई है। अमेरिका का सैन्य दखल भी बढ़ता जा रहा है, जिससे यूरोपीय देशों में टेंशन भी बढ़ती जा रही है। आर्कटिक में यूरोपीय प्रभाव कमजोर होता जा रहा है। यूरोप का सियासी प्रभाव पर ट्रंप चोट दे रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों पर बाहरी नियंत्रण भी हो रहा है, और यही बात यूरोप को नागवार गुजर रही है। यही वजह है कि यूरोप अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा और अपनी ताकत और बढ़ा रहा है। एक तरफ जहां ट्रंप आर्कटिक में रूस चीन का प्रभाव कम करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन किसी भी कीमत पर वहां अमेरिका का दखल नहीं चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी सेना आर्कटिक में डिप्लॉय करनी शुरू कर दी है। आर्कटिक में तैनात होने के लिए रूसी एलीट कॉम्बैट डाइवर टीमों की योजना पर काम शुरू हो चुका है। तो आर्कटिक बनेगा जंग का मैदान। आर्कटिक में एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा था, यूरोपीय देशों ने भी इस तरफ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बड़े कदम बढ़ा दिए हैं। और यूरोपीय देशों में वो देश है जो नाटो के मेंबर्स हैं, उनका ये कहना है कि अब नाटो के देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ग्रीनलैंड पर जबरदस्ती कब्जा चाहता है। और जबरदस्ती कब्जा बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ता है तो ये दूसरे देशों के लिए भी खतरा है। और अब आपको ये बता देते हैं कि किस तरह से अमेरिका दूसरे देशों के लिए खतरा बनता जा रहा है। आर्कटिक में अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए हैं। ग्रीनलैंड पर रूस हमला कर सकता है, यह अमेरिका का भी दावा है। रूस ने अपने सैनिकों को वॉर मोड में रखा हुआ है। रूस एक तरफ पहले ही एक सैन्य मोर्चे पर है। आर्कटिक में अमेरिकी पावर नहीं चाहता है रूस, और अमेरिका नहीं चाहता है कि रूस की ताकत बढ़े। अमेरिका भी हमले की पूरी तैयारी कर रहा है, यानी रूस के साथ अमेरिका ने भी पूरी तैयारी कर लिया हमले की। नाटो देशों ने भी ग्रीनलैंड में अपनी सेनाएं तैनात कर दी हैं। किसी भी अमेरिकी एक्शन पर रूस हमला करेगा। नाटो की अमेरिका के खिलाफ पूरी तैयारी है। नाटो देश पूरी तरह से तैयार है। मतलब ट्रंप टू फ्रंट पर, दो फ्रंटों पर घिर चुके हैं। एक तरफ नाटो देश एक साथ आ गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर रूस ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका को जवाब देना है। अमेरिका भले ही ग्रीनलैंड को लेकर कदम उठा रहा हो, लेकिन नाटो देश लगातार ये बात कह रहे हैं, और साथ ही रूस ये बात कह रहा है कि अमेरिका को किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड पर अपना दबदबा, अपनी ताकत नहीं बढ़ाने देंगे। वहीं ट्रंप के खिलाफ डेनमार्क में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए कि कैसे हजारों की भीड़ ट्रंप की कब्जा नीति के विरोध में सड़क पर आ गई है। ये तस्वीरें ग्रीनलैंड की आपको दिखा रहे हैं, और सिर्फ ग्रीनलैंड ही नहीं, हर जगह के लोग जो यूरोपीय देशों का हिस्सा है वो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ट्रंप की ताकत बढ़े। तो अमेरिका और यूरोपीय देश आमने सामने आ गए हैं, लेकिन इन दोनों में ताकतवर कौन है, किसमें कितना दम है, ये आपको बता रहे हैं। अमेरिका $9 बिलियन का रक्षा बजट है अमेरिका का, जबकि यूरोप का $450 बिलियन का रक्षा बजट है। यानी अमेरिका यूरोप से रक्षा बजट के मामले में काफी ज्यादा मजबूत है। अमेरिका के पास 13 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि यूरोप के पास 19 लाख सक्रिय सैनिक हैं। यानी सैनिकों के मामले में यूरोप अमेरिका से मजबूत है। सैन्य विमान अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा है, तो यूरोप के पास मात्र 7,000 सैन्य विमान है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास 11 है, तो यूरोप के पास सिर्फ 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ऐसे में अमेरिका अभी यूरोपीय देशों पर भारी पड़ता दिख रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका के पास 70 से ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन है, जबकि यूरोपीय देशों के पास मात्र 15 सबमरीन है, और जिनके बलबूते वो अमेरिका का सामना करने को तैयार है। परमाणु हथियार अमेरिका के पास 5200 है, जबकि यूरोपीय देशों के पास मात्र 500 परमाणु हथियार है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि यूरोपीय देश जो खुद को लगातार मजबूत होने की बात कह रहे हैं, अमेरिका के आगे कितना टिकेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए।
ग्रीनलैंड में ट्रंप और यूरोप की जंगी तैयारी तेज हो ली है। युद्ध का नया फ्रंट खुल गया है। अमेरिका और यूरोप के इरादे बता रहे हैं कि बहुत बड़े विध्वंस का खतरा मंडरा रहा है। ग्रीनलैंड में ट्रंप की दादागिरी रोकने के लिए यूरोप की फौज उतर चुकी है। युद्ध का नया फ्रंट तैयार हो गया है। ट्रंप को यूरोपीय देशों ने चैलेंज किया है। जर्मनी और फ्रांस ने डेनमार्क की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने वाले डेनमार्क ने शक्ति प्रदर्शन भी किया है। उसके F-35 विमान आसमान में उड़ान भरते दिखे, अमेरिका को खुली चुनौती देते दिखे। ये संदेश है कि जो भी डकैत ग्रीनलैंड पर नजर रखेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। ट्रंप को टक्कर देने के लिए जर्मनी, फ्रांस और पूरा का पूरा यूरोप तैयार बैठा है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। Well, we're going to see. NATO has been dealing with us on Greenland. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security, especially when it comes to what we're doing in terms of the Golden Dome and all of the other things. We have a lot of investments in military. We have got the strongest military in the world, and it's only getting stronger. तो ट्रंप अपने आप को सबसे शक्तिशाली बता रहे हैं और वेनेजुएला जैसे एक्शन की चेतावनी भी दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर जंग होती है तो क्या नेटो टूट जाएगा? और इस युद्ध का आगाज डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। You saw that with Venezuela. You saw that with the attack on Iran, with the knocking out their nuclear capability potentially. So yeah, we're talking to them. धमकी मिलने के बाद से न सिर्फ डेनमार्क घबराया है, बल्कि पूरे यूरोप में गहमा गहमी का माहौल है। फ्रांस ने कहा कि ग्रीनलैंड की जिम्मेदारी यूरोप की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये उसका हिस्सा है और उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। Everybody think in France, in the European Union, that Greenland is not to be sold, not to be taken. The situation in Greenland is clearly a wake-up call for all the Europeans. And let me tell you very directly that you are not alone, and all the European people, to convey very clearly this message of solidarity and the fact that we stand with you. अब यूरोप के कई देशों की सेना ग्रीनलैंड पहुंच चुकी है, वहां उसकी तैनाती हो चुकी है। यूरोप के सेक्शन का ट्रंप पर क्या असर होगा, इस पर उनकी प्रवक्ता का बयान सामने आया है। I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. तो अमेरिका ने साफ कर दिया है कि यूरोप कुछ भी कर ले, कितनी भी सेनाएं लगा ले, ट्रंप अपने फैसले पर अटल रहेंगे। इस तरीके के एक्शन से उनका फैसला नहीं बदलने वाला। ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदकर अमेरिका में मिलाना चाहते हैं और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। अब ट्रंप के मिशन ग्रीनलैंड में रोड़ा बनने वाले इन यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान भी ट्रंप ने कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं मिली तो ये टैरिफ और बढ़ जाएगा, 25% तक हो जाएगा। ट्रंप के इस ऐलान पर यूरोप से तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई। सबने ट्रंप का जोरदार विरोध किया। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन, इन सब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख को सिरे से खारिज करते हुए संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की जोरदार पैरवी की है। ट्रंप लंबे समय से दावा करते रहे कि खनिज संसाधनों से भरपूर ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसे चीन और रूस के प्रभाव से बचाने के लिए अमेरिका के नियंत्रण में होना चाहिए। इस बीच डेनमार्क और अमेरिका के बीच मतभेद और गहराते नजर आ रहे हैं, जो नेटो में फूट की गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि अकेला ग्रीनलैंड नहीं है जिस पर ट्रंप की नजर है, बल्कि ईरान भी ट्रंप की लगाई आग को झेल रहा है, उसमें झुलस रहा है। ईरान में हजारों लोगों की मौत हो गई है और ये बात अब खुद खामनेई ने भी स्वीकार कर ली है।
क्या कुछ कहा है खामनेई ने, ये आपको बताएंगे। दूसरी तरफ उनके इस बयान के बाद ट्रंप ने क्या धमकी दी है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ईरान की ताजा तस्वीरें दिखाते हैं कि वहां किस तरह से प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीर आप तेहरान की देख रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए हैं। खामनेई रिजीम के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बल की एक गाड़ी को भी उलट दिया है। सड़क पर जारी इस बवाल के बीच उन पर गोलीबारी की खबर भी सामने आई है। सुनिए और देखिए तेहरान का इस वक्त हाल क्या है, कैसे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। और इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरान में पुलिस और सुरक्षा बल ने सारी हदें पार कर दी हैं। देखिए इस तस्वीर को, वहां सुरक्षा बल के जवानों ने एक प्रदर्शनकारी को सड़क पर ही गोली मार दी है। सुनिए इस शोर को, कैसे लोग वहां नाराजगी दिखा रहे हैं और उन पर लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही हैं। और ऐसे एक दो नहीं है, बल्कि ईरान में जारी इन प्रदर्शनों में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। और इन जानों के मुद्दे पर खामनेई और ट्रंप आपस में फुटबॉल खेल रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि ईरान की मुल्ला रिजीम लोगों का मुंह बंद करने के लिए उनका गला घोट रही है, जबकि खामनेई इसका आरोप ट्रंप पर मढ़ रहे हैं। सुनिए उनका क्या कहना है। तो इन फितने همین عوامل نادان و ناآگاه با سردستگی اون عناصر خبیث و آموزش دیده چند هزار نفر اینها به قتل رسوندن. بعضی ها رو با شدت غیر انسانی یعنی کاملا وحشیانه यानी खामनेई ने स्वीकार कर लिया है कि ईरान में हजारों लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। इसी वजह से ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के दिन लद चुके हैं और ईरान में नई सरकार की जरूरत है। तो अमेरिका का कहना है कि ईरान में नई सरकार की जरूरत है। रजा पहलवी कहते हैं कि प्रदर्शनकारी डटे रहें अपनी जगह पर, वो वहां से ना हटे, जबकि खामनेई लगातार प्रदर्शनकारियों पर दबाव बना रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं, दबाव बनाने के साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटते हैं तो अभी कुछ प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी प्रदर्शनकारियों पर ऐसे ही गोलियां चलाई जाएंगी उन्हें शांत करने के लिए। लेकिन खामनेई के भाड़े के लड़ाके का कैसे मैदान में जुटे हुए हैं और कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं। बद्र ब्रिगेड 1982 में बनी थी। क्या खास है इस ब्रिगेड में और क्यों इन्हें खामनेई के लड़ाके भाड़े के कहा जा रहा है? करीब 20,000 ये लड़ाके हैं। ईरान इराक के युद्ध के वक्त बद्र ब्रिगेड को बनाया गया था। इसके अलावा कताइब हिजबुल्लाह शिया लड़ाकों का सबसे कट्टर संगठन ये माना जाता है। बद्र लड़ाकों के अलावा कताइब हिजबुल्लाह भी है, जिसकी स्थापना साल 2007 में की गई थी। करीब 10,000 खूंखार लड़ाके कताइब हिजबुल्लाह में शामिल हैं। इसके अलावा है एक और संगठन, वो है हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा। सीरिया और इराक में ये एक्टिव है। इराक में अमेरिका की सेना का ये संगठन सबसे बड़ा विरोधी है और इसमें 8,000 के करीब लड़ाके हैं। इसके अलावा चौथा फ्रंट है, चौथा संगठन है कताइब सैयद अल शुहादा। शिया धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करने के लिए इसे बनाया गया था। आतंकी हमलों के लिए इसे जाना जाने लगा, बनाया गया था, सुरक्षा के लिए जाना जाता है आतंकी संगठन के तौर पर। 15,000 से ज्यादा लड़ाके इसमें शामिल हैं और कताइब सैयद अल शुहादा अब एक आतंकी संगठन के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि ये उन देशों में आतंक फैलाता है जो ईरान के दबाव में नहीं आते हैं, उन देशों में आतंकी हमले करता है जो ईरान का कहना नहीं मानते हैं। इसीलिए अब ये 4 फ्रंट है जिनके सहारे ईरान इस जंग को जीतने की कोशिश कर रहा है। इसी के बाद से तेहरान में अब कर्फ्यू है, क्योंकि सड़कों पर लोग हैं और लोगों को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सरकार सड़कों पर उतरते ही लोगों को गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। लोग अपने घरों की छतों से ही खामनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सुनिए लोग कैसे अपने घर की छतों पर खड़े होकर खामनेई के खिलाफ नाराजगी दिखा रहे हैं। सड़कों पर नहीं तो घर से ही लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं।
तो छतों से और घरों के अंदर से ये तस्वीरें, विरोध की आवाज तेज होती जा रही क्योंकि तेहरान की सड़कों पर सुरक्षा बलों के जवानों का कब्जा है। गश्त चल रही है दिन रात। आदेश है कि अगर कोई खामनेई के विरोध में सड़कों पर उतरा तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी उसे गोलियां खानी पड़ेगी। अब आप ये देख लीजिए कि कैसे ईरान जल रहा है। जनता सड़कों पर है। तो ईरान में जनता सड़कों पर है। खामनेई रिजीम के खिलाफ गुस्सा चरम पर है, लेकिन क्या यह अचानक हुआ है? नहीं, इसके पीछे कई सालों से चला आ रहा विरोध है। इस विरोध की मुख्य वजह क्या है, ये आपको ग्राफिक्स में बताते हैं। दरअसल ईरान में आम लोगों की समस्या है वहां चरम पर पहुंच चुकी महंगाई। वहां की मुद्रा रियाल अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रियाल की कीमत 14,55,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि चाय ब्रेड जैसी रोजमर्रा की चीजों के लिए भी लाखों रियाल खर्च करने पड़ रहे हैं लोगों को। इस महंगाई के बीच व्यापारियों ने वहां हड़ताल शुरू कर दी है। तेहरान के कई बाजार दिसंबर के अंत से खुले ही नहीं हैं। इसी वजह से ईरान की जनता वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई से खासी नाराज है। वहां तो मुल्ला रिजीम को हटाकर दोबारा राजशाही की मांग भी शुरू हो गई है। और इन सब के बीच अमेरिका इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो ईरान में हिंसा और भड़कती जा रही है और यही वजह है कि ईरान में अमेरिका अपना पपेट बैठाना चाहता है, लेकिन खामनेई बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ईरान पर अमेरिका अपना कब्जा जमाए और अमेरिका के कहने पर ईरान में शासन चले। हालांकि अयातुल्लाह अली खामनेई का दावा है कि यह सब अमेरिका का फैलाया जाल है। वो ईरान पर भी उसी तरह से कब्जा करना चाहता है जिस तरह से उसने वेनेजुएला पर किया है। खामनेई ने ईरान में मची इस मारकाट के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है। सुनिए उनका ये बयान। اما این کافی نیست. آمریکا باید پاسخگو باشه. باید دستگاه‌های مختلف ما از وزارت خارجه و دستگاه‌های گوناگون دیگه ما بنا نداریم کشور رو به طرف جنگ ببریم. مجرمان داخلی رو همراه نمی‌کنیم. यानी खामनेई ईरान में मचे गदर के लिए अमेरिका को दोषी ठहरा रहे हैं और उनके समर्थक इसमें उनका साथ भी दे रहे हैं। खामनेई ने अपनी जनता के सामने ये दावा किया है कि ईरान आने वाले सालों में इस दिन को ऐतिहासिक दिन के तौर पर मनाएगा, जिस दिन ईरान के लोगों ने विदेशी साजिश को नाकाम कर दिया है। लेकिन ईरान में खामनेई का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये वो आवाज है जिसे खामनेई किसी भी तरह से दबाना चाहते हैं, लेकिन हालात देखकर लगता है कि वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद भड़के लोगों ने वहां खामनेई की मौत के नारे लगाने भी शुरू कर दिए हैं। और प्रदर्शनों की यह आग दुनिया के कई और देशों तक भी पहुंच चुकी है। इटली के रोम और मिलान में भी खामनेई के इस रवैये के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये तस्वीर देखिए, इटली की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि इटली के रोम में किस तरह से ईरान के इस शासक के खिलाफ नाराजगी है। और सिर्फ ईरान के शासक के खिलाफ नाराजगी इटली में ही नहीं है, बल्कि लंदन में भी पिछले दिनों कुछ यही तस्वीर दिखी थी। और कैसे ईरान का दुश्मन है इंटरनेट, यही वजह है कि ईरान में इंटरनेट लंबे समय से बंद है। 8 जनवरी से इंटरनेट को बंद कर दिया गया। इंटरनेशनल इंटरनेट पूरी तरह से ईरान में बंद है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के खिलाफ यह फैसला लिया गया है कि यह विरोध प्रदर्शन और ना फैले। 20 मार्च तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। ईरान की सरकार का इंटरनेट पर पहरा है, यानी सरकार जो चाहेगी लोग वही देख सकते हैं। खामनेई सरकार ने किया है
वाइट लिस्टिंग तकनीक का इस्तेमाल, जिसके जरिए अब लोग सरकार के मुताबिक ही नेट पर कोई चीज देख सकेंगे। इंटरनेशनल इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। चुनिंदा लोगों तक ही ये इंटरनेट पहुंच पाता है जो सरकार के मुताबिक काम करते हैं। बाकी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चीन से ये तकनीक मिलने का दावा किया जा रहा है और यही वजह है कि अब ईरान में इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी इस इंटरनेट से लोग लिमिटेड चीजों को ही देख सकते हैं जो ईरान चाहता है वो, और वो भी वही लोग जिनको ईरान चाहता है। लेकिन इसके खिलाफ कैसे ईरान में और गुस्सा भड़कता जा रहा है इंटरनेट सेवा बंद होने के बाद, लोगों के बयान सुनिए। خب ترامپ همیشه حرف مفت و بی جهت خیلی میزنه، غلط هم میکنه. ما برخوردمون برخورد قاطع، بازدارنده و سریع هست و الان تعداد زیادی از پرونده هامون منتهی به صدور کیفرخواست شده، به دادگاه और इस मामले में ईरान में लंबे वक्त तक भारत के राजनयिक रहे केपी फाबियान ने दावा किया है कि भले ही ईरान में ये आग महंगाई के खिलाफ शुरू हुए विद्रोह की हो, लेकिन इसके पीछे ट्रंप का रोल बेहद अहम है। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। It is true that there were serious, genuine protests against the Ayatollah's regime, mainly because of price rise, inflation. And why? Because of sanctions. Sanctions imposed by Americans, withdrawn during Obama's time, 2015, reimbursed by Trump. So Trump is primarily responsible for the economic plight of Iran. और इसी महंगाई को आधार बनाकर ईरान के निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी ने ईरान की सरकार गिराने की अपील कर डाली है। वो पूरी दुनिया से ये मांग कर रहे हैं कि वो सब मिलकर ईरान में खामनेई का तख्ता पलट कर रहे हैं। सुनिए ईरान के राजशाही की ये मांग। Last leg, it's about to collapse, and I think the world, especially the democratic free world that champions freedom and human rights and equality of citizens, at the face of this regime brutal repression, should act now. I called for them to start acting as opposed to talking. We need your help. We need your action. We need to take all the steps that I've indicated in my opening remarks. हालांकि ईरान भी चुप नहीं बैठा है। खामनेई ये जानते हैं कि ये सारा खेल उनकी सरकार गिराने के लिए हो रहा है। ईरान की तैयारी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और इजराइल से टकराने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। वो तैयारी क्या है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ईरान ने अमेरिका का सामना करने के लिए क्या तैयारी कर रखी है। द सन ने दावा किया है कि ईरान करीब 2000 मिसाइलों से तैयार है। इजराइल को दहलाने की योजना ईरान ने तैयार कर ली है। वो जून में इस तरह के हमले का एक ट्रेलर भी दिखा चुका है। तब उसने करीब 550 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को दहला दिया था। इसके अलावा उसने टेल अवीव पर 1000 से ज्यादा ड्रोन भी चलाए थे, ड्रोन भी भेजे गए थे। और अब खबर है कि ईरान के इस प्लान में उसकी मदद चीन भी कर रहा है। ईरान में बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का काम 2400 घंटे चल रहा है। खबर है कि चीन की मदद से वो अपनी मिसाइलों को 10 गुना ज्यादा ताकतवर बना रहा है ताकि उसकी हर एक मिसाइल इजराइल के आयरन डोम को भेज सके। और यही वजह है कि ईरान की मदद अब चीन कर रहा है। और इसीलिए द सन ने यह दावा किया है कि अमेरिका के खिलाफ, केवल अमेरिका के खिलाफ ही नहीं बल्कि इजराइल के खिलाफ भी ईरान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और अब आपको ये खबर आपको आगे भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन अब एक खबर आपको ऐसी बताते हैं जो सिस्टम की लापरवाही की पोल सबके सामने खोलती है। एक ऐसी खबर जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजधानी दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक इंजीनियर की जान चली गई। युवराज मेहता नाम के उस इंजीनियर की कार रात के वक्त अंधेरे में एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। 4 घंटे तक उसकी जान बचाने की कोशिशें की गई, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। हुआ क्यों ऐसा, ये आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए जहां पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, लेकिन ये रेस्क्यू नाकाम रहा और युवराज की जान चली गई। ये वीडियो तब का है जब आधी रात में युवराज मेहता को बचाने की कोशिशें की जा रही थी, जहां रेस्क्यू टीम के जवान उतर रहे थे। और ये कोई नदी या तालाब नहीं है, बल्कि ये खाली प्लॉट था जिसमें लापरवाही की वजह से
पानी भर गया था और यही पानी युवराज मेहता नाम के उस इंजीनियर के लिए जानलेवा साबित हुआ। अब देखिए कैसे कि रस्सी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बचाने की युवराज को कोशिश की जरूर जा रही है, लेकिन ये कोशिश असफल रही। आदमी पैर ही नहीं चल रहा। क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा ये बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इससे ये पीछे फ्लो कर रहा है मुझे। अच्छा आगे नहीं जा। और चलो अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि यह हादसा हुआ कैसे है और इस घटना की पूरी टाइमलाइन क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले जानिए कि यह हादसा कैसे हुआ। शुक्रवार की रात को युवराज गुरुग्राम में अपने ऑफिस से वापस लौट रहे थे। ग्रेटर नोएडा इलाके में सेक्टर 150 के पास उस वक्त घना कोहरा था। कहा जा रहा है कि इसी कोहरे की वजह से उनकी कार एक नाले की दीवार को तोड़कर उस प्लॉट में जा घुसी। परिवार का आरोप है कि वहां सड़क पर ना कोई लाइट थी और ना ही कोई रेडियम की प्लेट लगी हुई थी, जिससे पता चल सके कि सामने डिवाइडर है या सड़क है या कोई दीवार है। युवराज की कार जिस प्लॉट में गिरी वहां पर मॉल बनाने के लिए बेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा गया था जो करीब 70 फीट गहरा था। टक्कर की वजह से युवराज की कार के दरवाजे लॉक हो गए थे और वो बाहर नहीं निकल पाए थे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता को फोन किया और बताया कि वो एक गहरे गड्ढे में गिर गए हैं और वहां पानी भरा हुआ है। इसके बाद उनके पिता दमकल और रेस्क्यू टीम को लेकर वहां पर पहुंचे। अंधेरे की वजह से युवराज की कार दिखाई नहीं दी तो उन्होंने अंदर से ही फोन की टॉर्च जलाकर इशारा किया कि वो उस जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनकी कार उनके पिता की आंखों के सामने ही उस गहरे गड्ढे में समाती चली गई। यानी एक बेबस पिता अपने बेटे को मौत के मुंह में समाता देखता रहा और सिस्टम लाचार बना रहा। लाचार इसलिए क्योंकि पहले कभी कोई व्यवस्था की ही नहीं गई थी। जरा सोचिए कितना दर्दनाक हो रहा होगा जब यह घटना हुई है। तब वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि युवराज काफी देर तक बचाने की गुहार लगाते रहे लेकिन उन तक मदद नहीं पहुंच पाई। सुनिए क्या कहना है लोगों का। वो 12 बजे गिरा था और उन्हें हाथ भी जोड़ रहा, बेचारा रो रहा था बुरी तरह, बचाओ बचाओ, किसी ने बचाया नहीं। पुलिस वाले हम मौके पे खड़े थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा और देख रहे थे। अरे इतनी देर में तो रस्सी ला के कूद भी जाता, कोई बिगड़ तहरिया भी होता तो भी बचा लेते उसे। मौके पे खड़े थे, पुलिस वाले देख रहे थे सब और किसी ने बचाया। उन्होंने बचाने के लिए नहीं गए? हाँ सब खड़े थे, हाँ कोई इसकी ना बचाने की कोशिश नहीं करी। एक फ्लिपकार्ट का आया था मोनी नाम का, वो ऑर्डर देना आया था ली ग्राउंड में, तब वो कूदा था। वो अंदर कूद गया बचाने के लिए? हाँ 20 मिनट तक ढूंढा उसने, उसे बेचारे को पता ही नहीं चला कहाँ गिरा है, मतलब डूबा है, उसे पता ही नहीं चला। अब सवाल यह है कि आखिर जब वक्त पर दमकल की टीम पहुंच गई तो पता चल गया कि युवराज कहां है, फिर भी उसे क्यों नहीं बचाया जा सका। ये किसकी लापरवाही थी कि युवराज के पिता ने इस बात पर क्या कहा है ये भी सुन लीजिए, क्योंकि जिस वक्त उनके बेटे को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे कथित तौर पर, उस समय वो वहीं पर मौजूद थे। दावा क्या किया गया है ये भी आपको सुनाएंगे। जो उनके पिता कह रहे हैं वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फायर ब्रिगेड आई लेकिन उनके पास कोई टीम में मीनिंगफुल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। उनके पास डाइवर नहीं था या स्विमर नहीं था, बोट नहीं था उनके पास, ताकि बोट से उस विक्टिम तक जा सकें और उसको बचा सकें। लगातार स्ट्रगल मेरा बेटा करता रहा। गाड़ी से निकला और उसके छत पर वो लेट गया, फ्लैट लेट गया ताकि गाड़ी अनबैलेंस नहीं हो। इतना कुछ हुआ उसके साथ। फिर उसने मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन किया और बताया कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है और बोला कि पापा ज़्यादा देर तक ये नहीं रह पाएगा, ये धीरे धीरे डूब रहा है, ये भी बताया उसने। अगर वो लोग सारे कुछ रखते फैसिलिटी, जैसे बोट का या स्विमर रहता या डाइवर रहता, डाइव करके उस तक पहुँचते या कुछ दूरी पहले से भी जाकर रस्सी का सपोर्ट उसको मिल जाता तो वो बच जाता। वो स्ट्रगल कर रहा था और रस्सी की बात भी बोल रहा था कि कोई रोप का सपोर्ट। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इंजीनियर मौत मामले में बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। टाउन प्लानर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई, यानी कि 2 बिल्डर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। काफी दबाव के बाद ये मामला दर्ज तो जरूर कर लिया गया है, लेकिन सवाल सिस्टम पर बार बार उठ रहे हैं कि लोगों ने कई बार वहां पर व्यवस्था करने की मांग की थी। लोगों ने कई बार ये शिकायत की थी कि वहां पर लाइट नहीं है, ऐसे में कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाए गए, जिससे युवराज की जान चली गई। अनाया और साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनाया उस जगह पर मौजूद है जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, जिसे बार बार दबाने की कोशिश की जा रही है। अनाया आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले साहिल का रुख कर लेती हूँ। साहिल, अधिकारी बार बार ये कह रहे हैं कि यह हादसा है।
इसमें किसी की कोई लापरवाही नहीं है, फिर एफआईआर कैसे दर्ज हुई लापरवाही नहीं है तो? हाँ जी बिल्कुल, कुछ ही देर पहले हमारी एसीपी से बातचीत हुई है तो उन्होंने यही जानकारी साझा की है कि इस मामले में जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, लापरवाही के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उनका कहना है कि नोएडा अथॉरिटी की इस पूरे मामले में लापरवाही सामने आएगी तो जो पीड़ित परिवार है इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के संबंधित शिकायत देगा तो उसके आधार पर जाँच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एसीपी का यही कहना है कि इस पूरे मामले में बारीकी से जाँच की जा रही है, हर पहलू को समझा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द जिन बिल्डर्स के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है जल्द उनको नोटिस देके जो पुलिस है पूछताछ के लिए बुलाएगी और तमाम जो चीजें वो पूरी वेरीफाई की जाएंगी, क्योंकि इसी थाने में जो पुलिसकर्मी है रात के समय यहां से भागते हुए जाते हैं। जब 100 नंबर कॉल होती है उसके बाद ही पुलिस पूरी तरह एक्शन में आती है। और कुछ ही देर पहले एसएचओ और एसीबी रैंक के अधिकारी यहां से रवाना हुए हैं, जिनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने काफी अहम जानकारी साझा की है कि जल्द जो है बिल्डर्स को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी और उनके जो दस्तावेज हैं वो चेक किए जाएंगे कि आखिर किस तरीके से जो है ये पूरी यहाँ पे मॉल बनाने का जो कार्य था वो किया जा रहा था। नोएडा अथॉरिटी ने इनको परमिशन दी थी, क्या वाकई मॉल बनाने की परमिशन दी, बेसमेंट बनाने की परमिशन दी गई थी, चारों तरफ आपने पूरी जो फेंसिंग है वो क्यों नहीं लगाई गई थी? लापरवाही का पता लगाया जाएगा, लेकिन युवराज की तो मौत हो चुकी है ना, क्या वो बेटा अपने परिवार के पास वापस आएगा? एक पिता जिसने अपने बेटे को अपने सामने मौत के मुंह में समाते देखा, क्या वो कभी उस मंजर को भूल पाएंगे? धन्यवाद आपका साहिल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस हादसे ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। रिपब्लिक भारत सिस्टम से सवाल पूछना चाहता है कि आखिर सिस्टम लापरवाह क्यों है? लोगों की शिकायत पर वक्त पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? सबसे बड़ा सवाल यह है। सवाल यह भी कि सिस्टम एक घटना हो जाने के बावजूद कैसे सोता रहा? अभी तक वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वो बिल्डर जिसने ये गड्ढा करवाया था वो अभी तक आजाद घूम कैसे रहा है? आखिर किसके प्रेशर में इतनी देर तक बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी? और सवाल ये भी जो कि सबसे बड़ा सवाल है कि दमकल विभाग की टीम को जब 2 घंटे का वक्त मिला तब भी वो युवराज की जान क्यों नहीं बचा पाए? यानी क्या ट्रेनिंग की कमी थी, क्या इक्विपमेंट्स की कमी थी, किस लापरवाही की वजह से दमकल विभाग ने जान ली, बिल्डर ने जान ली, अथॉरिटी ने जान ली, या इन सब की लापरवाही ने जान ली? अब जांचें होती रहेंगी, लेकिन युवराज की तो मौत हो चुकी है। सोचिए, आप दमकल विभाग की टीम में कोई तैराक भी नहीं था, तभी तो वो नाव के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि युवराज की जान बचाने के लिए मोनी नाम के एक शख्स ने उस गड्ढे में छलांग लगाई थी, लेकिन उसे युवराज मिल ही नहीं पाया। सुनिए मोनी का क्या कहना है। लड़का गिरने के बाद कम से कम 2 घंटे जीवित रहा है। उसने यहाँ पे लगभग 100 प्लस लोग रुके हुए थे, रात में भी सबसे बचने की गुहार लगाई पर उसे कोई नहीं बचा पाया। क्यों? आधे ये डर रहे थे कि इसमें सरिया है, आधे ये डर रहे थे कि ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। लड़का को जब 1.5-2 घंटे हो गए पड़े मैं फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ, मेरा ऑर्डर इधर का बाजा था इस सोसाइटी का ATS ली ग्रांड का। तो मैं आके देखता हूँ कि वो पानी में पैर मार मार के देख रहे थे पानी कितना ठंडा है, क्या है, इसमें सरिया भी है जी। वो लड़का 2 घंटा अपनी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था और टॉर्च दिखा रहा था कि मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। तो ये युवक है जिसने ना ठंडा पानी होने की परवाह की, ना अपनी जान की परवाह की। इसने कूदकर सिर्फ युवराज को बचाने की कोशिश की। अगर ये प्रयास पहले ही दमकल कर्मियों की ओर से कर लिए गए होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती, लेकिन अपनी जान की परवाह ज्यादा थी। जो व्यक्ति डूब रहा है उसे बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।